Hello students, this is the 8th part of unit number 6, that is general principle and processes of isolation of elements. Now in the previous lectures we discussed about the application. The first application was extraction of iron. अब हमने देखा कि जब हम आयन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पहले हमें मिलता है पिग आयन जिसमें भी इम्प्योरिटीज़ होती है कार्बन की. अब उस पिग आयन को जब फर्दर मेल्ट किया जाता है तो मिलता है कास्ट आयन. कास्ट आयन में भी अबाउट 3% जितना कार्बन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है. अब कास्ट आयन के बाद जो फर्दर हम रिफाइनिंग करते हैं तो हमें मिलता है रॉट आयन. रॉट आयन इज़ वेरी प्योर एंड रॉट आयन के हमने काफ़ी यूजेस भी देखे थे, वेदर इट्स गेट और रेलिंग्स काफ़ी जगहों पे वो यूज़ होता है. नाउ इट्स अबाउट द नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. अब जब कॉपर की बात आती है तो कॉपर जो एलिमेंट है डज़ नॉट ऑकर एबंडेंटली, उतना ज़्यादा एबंडेंट नहीं है. ये नेटिव एज वेल एज कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है. अब ये क्योंकि इतना अबंडेंट नहीं है, ये जिसके साथ भी जुड़ा होता है हमें उसमें से उसे अलग करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो कॉपर के एक्सट्रैक्शन में हम जो और यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉपर पाइराइड, जिसे चाल्कोपाइराइड्स भी कहते हैं. चाल्कोपाइराइड मतलब CuFeS2. ठीक है, 2-3 बार ज़्यादा इसे रिपीट करोगे तो ये बैठ जाएगा दिमाग में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको याद होना चाहिए. कॉपर पाइराइड या तो चाल्कोपाइराइड, दैट इज़ CuFeS2 एंड दिस इज़ कॉपर पाइराइड. है ना सुंदर बहुत. नाउ इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र प्रेजेंट है तो हमें इसके कॉन्सेंट्रेशन में स्पेशल फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब सल्फाइड होता है तो हमें फ्रॉथ फ्लोटेशन लेना पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए. देन रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, ये सब हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, राइट. कैल्सिनेशन वॉज इन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर, और रोस्टिंग क्या था, ऐसे ही सप्लाई के साथ एयर की प्रेजेंस में हीट करना. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू एक्सट्रैक्शन, दिस CuFeS2, इसमें से जब हम पूरा एक्सट्रैक्शन का प्रॉपर प्रोसेस करते हैं तो हमें कॉपर मिलता है. अब इस जो एक्सट्रैक्शन है इसको हम कौन से कंपोनेंट्स के साथ रिड्यूस करेंगे, उसके लिए थोड़ा हम एलिंगम डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं. दिस इज़ द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड स्लोप इन दिस डायग्राम. एज यू कैन सी यहाँ पे जो स्लोप है ये काफ़ी टॉप मोस्ट पार्ट पे है ये स्लोप. अब क्योंकि ये बहुत ऊपर है, बाकी सारे जो जिनको हम एज रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं वो तो उससे नीचे आ गए. एंड द थिंग दैट वी हैव स्टडीड, दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि जो स्लोप नीचे है वो नीचे है तो वो अपने ऊपर वाली स्लोप को रिड्यूस कर सकता है, राइट. तो यहाँ पे जो कॉपर के नीचे हम देखते हैं तो काफ़ी इजीली नीचे जो प्रेजेंट है उनको रिड्यूस कर देंगे कॉपर को, क्योंकि वो नीचे है. तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, जिसे हम डायरेक्टली कॉपर में कन्वर्ट कर दें सिंपली बाय हीटिंग विद कोक. क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है कॉपर का वो काफ़ी ऊपर है और उससे जो रिड्यूस कर सके वो सारे स्लोप्स सब नीचे हैं, तो वो ईजिली रिड्यूस हो जाता है टू कॉपर. सो दिस वॉज अबाउट एलिंगम डायग्राम. नाउ इस कॉपर के एक्सट्रैक्शन में वी यूज़ अ स्पेशल कन्वर्टर जिसे कहते हैं बेसिमर कन्वर्टर. अब ये जो बेसिमर कन्वर्टर होता है विच इज़ दिस, ये तो काफ़ी रिफाइंड एंड पॉलिश्ड दिख रहा है बेसिमर कन्वर्टर, बट ऐसा यूजुअली नहीं होता बिकॉज जब वो यूज़ में आ रहा होता है माइनिंग में तो ऐसी कंडीशन तो नहीं होती उसकी. तो ये जो बेसिमर कन्वर्टर होता है इसमें क्या करते हैं, हॉट एयर सप्लाई की जाती है, जिससे क्या होता है प्रोसेस थ्रू स्लैग और जो मोल्टन मेटल जो हमें चाहिए वो दोनों अलग हो जाते हैं. अब स्लैग को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि वो हल्का होता है और मोल्टन मेटल को अलग निकाल लिया जाता है. अब पूरा ये जो प्रोसेस चलता कैसा है एक्सट्रैक्शन का, स्टेप बाय स्टेप, ये हम समझते हैं. नाउ दी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पाइराइड. सबसे पहले हम लेते हैं हमारा जो और है दैट इज़ CuFeS2. ये CuFeS2 क्या है, कॉपर पाइराइड या तो इससे चाल्कोपाइराइड भी कहते हैं. ओके. नाउ इस CuFeS2 में एज यू कैन सी इसके अंदर सल्फ़र है. अब सल्फ़र को हमें पता है कंसनट्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड.
आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज़ फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, जिसमें हम एक कंटेनर के अंदर पाइन ऑयल, फिर ओर और जैंथेट्स, क्रेसोल, एनिलीन, इन सबको मिलाते थे ताकि उसमें फ्रोथ फॉर्म हो, मतलब फोम उसके अंदर फॉर्म हो, और वो ऊपर लेयर पे आ जाता था। फिर वहाँ से उसे निकाल के हीट करके ड्राई करके अलग किया जाता था। सो दैट इज़ फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब जब ये फ्रॉथ फ्लोटेशन हो गया, जिसमें हमें मिला हमारा कंसनट्रेटेड ओर, इस कंसनट्रेटेड ओर को फिर ले जाया जाता है रोस्टिंग के लिए। अब रोस्टिंग किस में होता है? रोस्टिंग होगा रिवर्बरेटरी फर्नेस में। रोस्टिंग है मतलब देयर विल बी सप्लाई ऑफ एयर, मतलब एयर प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। और कैल्सिनेशन क्या था? या तो लिमिटेड या तो नो सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है। अब रिवर्बरेटरी फर्नेस में क्या होगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस फर्नेस में, इस मेथड में जो चार्ज है और जो फ्यूल है वो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। फ्यूल जो है वो गर्म होता हुआ एक कॉन्केव रूप से टकरा के फिर चार्ज को गर्म करता है। ठीक है, ऐसा होता था रिवर्बरेटरी फर्नेस में। अब हमारा जो कंसनट्रेटेड ओर है वो मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, और क्या देगा? Cu2S एंड FeS विथ SO2। ये SO2 यहाँ चला गया। Cu2S प्लस FeS प्लस SO2। अब ये जो Cu2S है जो और जो फेरस सल्फाइड है, ये दोनों फिर से पार्शियल ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, और पार्शियल ऑक्सीडेशन दिखा के हमें क्या मिलेगा? फेरस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड विथ SO2। ये जो SO2 गैस रिलीज़ हो रही है, इसे भी बाकी जो केमिकल फॉर्मेशंस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग्स होते हैं, उनमें यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे मिल गया फेरस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड, जो कि हमारा रोस्टिंग का मेथड था, हमने ऑक्साइड बना लिया। अब ये जो ऑक्साइड बन गया, ये जाएगा स्मेल्टिंग के लिए। स्मेल्टिंग इज़ व्हाट? जब हम किसी भी एक्सट्रैक्शन में कार्बन को यूज़ करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं स्मेल्टिंग। एंड स्मेल्टिंग इट टेक्स प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस क्या था? एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर जोन्स थे, राइट? कंबशन जोन, देन स्लैग फॉर्मेशन जोन, रिडक्शन जोन, फ्यूजन जोन, ये सारे अलग अलग डिफरेंट जोन्स थे। अब स्मेल्टिंग होगा ब्लास्ट फर्नेस में, तो उसमें हम क्या क्या लेंगे? हम लेंगे रोस्टेड ओर, जो हमारा यहाँ अच्छे से रोस्ट हुआ ओर मिला वो, फिर कोक एंड सैंड। कोक इज़ व्हाट? कार्बन। सैंड क्या है? सैंड इज़ सिलिका, दैट इज़ SiO2। अब क्योंकि कॉपर के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे Vc जो इम्प्योरिटी होती है वो मेनली आयन के फॉर्म में होती है, तो उस आयन को निकालने के लिए, क्योंकि वो इम्प्योरिटी है, उस आयन को निकालने के लिए हमें एक फ्लक्स डालना होगा, राइट? आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज़ फ्लक्स। ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है। फ्लक्स ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जो हम ऐड करते हैं ताकि वो इम्प्योरिटी के साथ, वो जो गंगूज है उनसे मिलके क्या देगा? स्लैग देगा। स्लैग इज़ व्हाट? फ्यूजिबल इम्प्योरिटी। और ये हल्का होता है, लाइटर होता है वेट में, तो ये फ्लोट करता हुआ सरफेस पे आ जाता है, एंड सो उसे वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये जो SiO2 हम सैंड ले रहे हैं, ये एज फ्लक्स काम करता है। कोक जो है वो एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो अब रोस्टेड ओर विथ ऑक्सीजन क्या देगा हमें? फेरस ऑक्साइड विथ SO2। अब ये जो फेरस ऑक्साइड आया, ये हमारी इम्प्योरिटी है, तो ये रिएक्ट करेगी सिलिका के साथ, दैट इज़ SiO2, और हमें देगी हमारा फेरस सिलिकेट। अब ये फेरस सिलिकेट क्या है? ये स्लैग है। अब ये हल्का है तो ये सरफेस पे आ जाएगा और इसे आसानी से निकाला जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हम सारा जो इम्प्योरिटीज़ है वो एक ही स्टेप में निकाल लेंगे। स्टेप बाय स्टेप जितनी इम्प्योरिटीज़ निकलती जाती है उन्हें निकाला जाता है धीरे धीरे। ओके, अब ये जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ, इसमें जो हमें एंड कंपोनेंट जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ मैट। मैट क्या होता है? मैट इज़ दिस Cu2S एंड FeS। ये आपको याद होना चाहिए इसका कंपोजिशन, ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। व्हाट इज़ मैट? मैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ Cu2S विथ FeS। जो कंपाउंड है जिसका कंपोजिशन है Cu2S एंड FeS। ओके, और ये मैट दिखता कुछ ऐसा है। ओके, सो दिस मैट, ये हमें कहाँ मिला? स्मेल्टिंग के ब्लास्ट फर्नेस में मिला, स्मेल्टिंग करते टाइम। अब ये मैट हम ले जाते हैं बेसिमर कन्वर्टर में, जो हमने इससे पहले की स्लाइड में देखा। अब ये जो बेसिमर कन्वर्टर है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग हॉट एयर मिलेगा, उसके प्रेजेंस में अलग अलग रिएक्शंस हो गए। लेट्स सी देम स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे मैट है Cu2S एंड FeS, तो पहले लेते हैं FeS को। ठीक है, FeS जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या देगा? फेरस ऑक्साइड और SO2। अब ये फेरस ऑक्साइड जो कि इम्प्योरिटी है, फिर से सिलिका यहाँ पे आ जाएगा हमें हेल्प करने के लिए,
और फेरस ऑक्साइड से मिलके सिलिका क्या देगा, फेरस सिलिकेट, दैट इज स्लैग। स्लैग निकल गया, ठीक है। अब FeS ने अपना काम कर लिया। अब जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज Cu2S। अब उसकी बारी, Cu2S क्या करेगा, पहले ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके हमें देगा क्यूप्रस ऑक्साइड। ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो फिर से बचा कुचा Cu2S होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा और हमें देगा कॉपर विथ SO2। ये जो कॉपर विथ SO2 हमें मिला, दिस इज नोन एज ब्लिस्टर्ड कॉपर, ठीक है। इसे ब्लिस्टर्ड कॉपर ही क्यों कहा जाता है, बिकॉज जब इस जो कंपोनेंट हमें मिला यहाँ पे, इसे जब हम ठंडा करते हैं, अभी तो ये बहुत गर्म है, जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसके अंदर जो SO2 का गैस प्रेजेंट होता है वो इससे रिलीज़ हो जाता है, धीरे धीरे एवेपोरेट हो जाता है। अब ये जब निकलेगा गैस उसमें से तो ये एक तरह का ब्लिस्टर टाइप का अपीयरेंस छोड़ता जाता है उसके सरफेस पे, और फिर वो क्योंकि ब्लिस्टर्स फॉर्म ही हो गए हो सरफेस पे, ऐसा दिखता है, इसलिए इसे नाम दिया है ब्लिस्टर्ड कॉपर, ठीक है। व्हाट इज ब्लिस्टर्ड कॉपर, Cu विथ SO2। नाउ अब ये ब्लिस्टर्ड कॉपर मिल गया, अब ये भी हमारा पूरा 100% प्योर नहीं है, इसलिए अब हमें रिफाइनिंग करना होगा। रिफाइनिंग हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो हमें अरेंजमेंट लेना होता है इट इज़ समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे सबसे पहले हम एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर एक लिया जाता है एनोड और दूसरा लिया जाता है कैथोड। अब कैथोड जो होता है, कैथोड का जो थिकनेस होता है वो बहुत कम होता है, मतलब इट इज़ वेरी थिन, काफ़ी पतला होता है कैथोड। और जो एनोड होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, थोड़ा मोटा रहेगा। अब एनोड जो है दैट इज़ थिक, तो उस पर जो कॉपर होता है दैट इज़ इम्प्योर कॉपर, ठीक है। इम्प्योर कॉपर किस पे जाएगा, एनोड पे। एनोड कैसा है, थिक है। और प्योर कॉपर जो है वो किस पे जाएगा, वो कैथोड पे जाएगा। कैथोड कैसा है, थिन है। अब ये एनोड और कैथोड इन सबको लिए, इन दोनों को हम लेते हैं इस कंटेनर में, और इस कंटेनर में लेते हैं कॉपर सल्फेट। नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कॉपर सल्फेट ही हो, बट जो मेटल हम रिफाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कॉपर का रिफाइनिंग कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रोलाइट भी वैसा ही लेना पड़ेगा, सो इट बिकम्स कॉपर सल्फेट। अब ये कॉपर सल्फेट का हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, और इस कंटेनर में है एनोड, इस दूसरा है कैथोड। अब इसे दिया जाता है सप्लाई बैटरी का, ओके। अब जब ये सप्लाई मिलता है इसे, तो यहाँ पे बेसिकली दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज़ ऑयल रिग, ऐसा कुछ याद है। ऑयल रिग मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब एनोड वाला जो पार्ट है हमें पता है कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एनोड का जो स्ट्रिप रहेगा उस पर क्या रिएक्शन हो रहा होगा, एनोड पे इट विल गिव Cu देगा हमें Cu2+ विथ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। ये रिएक्शन जो होगा दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये कौन से स्ट्रिप पे होगा, एनोड वाले पोर्शन पे होगा, ठीक है। एनोड कैसा है, थिक है, उस पर कैसा कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है, और उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज Cu इज गिविंग Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। दिस मच पार्ट इज क्लियर। ये हुआ एनोड का। अब कैथोड की बात करते हैं, तो अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन, रिडक्शन वाला पोर्शन होगा कैथोड पे। रिडक्शन में क्या होगा, जो Cu2+ वहाँ पे मिला था हमें, ये Cu2+ क्या करेगा, क्योंकि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये Cu2+ इट विल गेन दैट टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गिव अस Cu दैट इज कॉपर, ठीक है। ये दो रिएक्शंस हो रहे हैं बेसिकली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब रिडक्शन वाला हो गया कैथोड पे, ऑक्सीडेशन वाला हो गया एनोड पे। अब यहाँ पे अगर हम इस सिंपली इस डायग्राम को देखते हैं तो जो एनोड है, इस एनोड पे से जो इम्प्योर कॉपर होगा वो जाके जाता है सोल्यूशन में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और इस सोल्यूशन से फिर जाता है कॉपर कैथोड की स्ट्रिप पे,
और जाके उस पर डिपॉजिट होता है। मतलब जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, एनोड का जो थिकनेस है, क्योंकि एनोड ज़्यादा मोटा था, एनोड का जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, और कैथोड जो कि पतला था वो ज़्यादा थिक होता रहेगा, क्योंकि उस पर एक लेयर डिपॉजिट होती जाएगी धीरे धीरे। और यहाँ पे विच वी कैन सी, ये जो है दिस इज़ एनोड मड, मतलब यहाँ पे जो बाकी रिमेनिंग बची कुची इम्प्योरिटीज़ होगी वो कलेक्ट होगी। क्लियर? तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे से इम्प्योर कॉपर निकल रहा है, सोल्यूशन में जा रहा है, और सोल्यूशन से कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। सो दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है ये हमें देता है अबाउट 99.9% कॉपर। अब क्योंकि कॉपर का यूज़ हम वायरिंग एंड ऑल में यूज़ करते हैं, तो इट इज़ नेसेसरी कि उसकी प्योरिटी भी ज़्यादा हो। सो दिस मेथड इज़ यूज। यहाँ पे हम 99.9% जितना प्योर कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ द ब्लिस्टर्ड कॉपर दैट वी ऑब्टेन्ड हियर, Cu प्लस SO2, ठीक है। ये ब्लिस्टर कॉपर दिखता कैसा है, ये ब्लिस्टर कॉपर ऐसे अपीयरेंस का होता है, ठीक है। इसके सरफेस पे एज यू कैन सी ब्लिस्टर्स है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि SO2 का जो गैस था इसके अंदर वो रिलीज़ हो गया धीरे धीरे। जैसे जैसे ये ठंडा हुआ वैसे वैसे वो गैस रिलीज़ हो गई। और ये जो ब्लिस्टर कॉपर होता है इट इज़ अबाउट 99% प्योर। अब इसे आगे प्रोसेस करके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में और प्योर किया जाता है, विच गेट्स 99.9%. So this is about copper. Now the third application that is of extraction of zinc. अब zinc को हम extract कर सकते हैं from zinc blend, that is ZNS. Okay, कॉपर का हमने एक्सट्रैक्शन किया था फ्रॉम CuFeS2, दैट वाज कॉपर पाइराइट और चाल्कोपाइराइट। CuFeS2 वो कॉपर के लिए था, एंड ZNS इज़ फॉर जिंक, दैट इज जिंक ब्लेंड। ये होता है जिंक ब्लेंड, ऐसा कुछ। अब लेट्स सी द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन इट्स एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले ZNS, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फ़र है, सल्फ़र आया मतलब इट इज़ अंडरस्टूड कि जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोसेस होगा वो हम कौन सा फॉलो करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। अब एक बार जब हमने कॉन्सेंट्रेशन कर लिया, जब हमने वो पूरा प्रोसेस जहाँ पे हमने पाइन ऑयल, क्रेसॉल, जैनिलीन, जैंथेट्स, इन सब को डाल के फ्रोथ के फॉर्म में जो हमारा ओर है उसे निकाल लिया, फिर उसे ड्राई हीट करके कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो हमें मिला उस ओर को लिया जाता है रोस्टिंग के लिए, ठीक है। रोस्टिंग वॉज वॉट, इट वॉज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन क्या था, इट वॉज हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड एयर, मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन या तो नो ऑक्सीजन, एंड रोस्टिंग वॉज विथ फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमें मिला दैट ओर इज टेकन इन रोस्टिंग, तो ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या देगा हमें, जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो जिंक ऑक्साइड हमें मिला, दिस जिंक ऑक्साइड अब ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, सो इट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड, इसे लिया जाता है फॉर रिडक्शन, और ये कोक दैट इज़ कार्बन, कार्बन के साथ मिलके हमें देता है रिड्यूस्ड फॉर्म दैट इज़ जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे ये जो जिंक मिला, दिस जिंक इट इज़ नॉट कम्प्लीटली प्योर, राइट, सो इट हैज़ टू बी रिफाइंड। रिफाइनिंग के लिए देर आर टू मेथड्स व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ व्हाट, डिस्टिलेशन वहाँ पे काम लगता है जहाँ पे जिन दो कंपोनेंट्स को हम अलग करना चाहते हैं उन दो कंपोनेंट्स में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस वाले कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं एक दूसरे से इन डिस्टिलेशन, एंड जहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस आती है दो तीन कंपोनेंट्स की, वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम लगता है। अब ये जो दूसरा मेथड है दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये वही जो हमने फॉर कॉपर देखा, एक कंटेनर बड़ा सा, उसके अंदर हम एक एनोड का स्ट्रिप लेते हैं दैट इज़ थिक, एक कैथोड का स्ट्रिप होता है जो पतला होता है। एनोड इज़ इम्प्योर, इम्प्योर मेटल उस पर डिपॉजिटेड रहेगा, और जो कैथोड रहेगा इट विल कंटेन प्योर। अब यहाँ पे जिंक का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जिंक का रिफाइनिंग हो रहा है, सो एनोड पे क्या होगा, इम्प्योर जिंक, और कैथोड पे क्या होगा, प्योर जिंक, ठीक है। अब इसे जब बैटरी सप्लाई दी जाएगी यहाँ से, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया जाएगा। अब यहाँ पे वी आर रिफाइनिंग जिंक, तो इलेक्ट्रोलाइट भी जिंक मेटल जैसा ही होगा,
यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब जब इसे चार्ज मिलेगा, जब इसे सप्लाई मिलेगा, तो यहाँ से क्या होगा, जो एनोड है उस एनोड पे जो इम्प्योर मेटल डिपॉजिटेड था वो धीरे धीरे सोल्यूशन में जाएगा और फिर यहाँ से प्योर मेटल जाएगा कैथोड पे। ऐसे करते करते धीरे धीरे एनोड की जो सरफेस होगी वो क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी, और जो कैथोड का सरफेस था जो पतला था पहले वो थिक होता जाएगा, क्योंकि उस पर धीरे धीरे जिंक, जो प्योर जिंक बनेगा, वो डिपॉजिट होता जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वर्क्स। रिफाइनिंग के लिए दो मेथड्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है। सो दीज आर दी होल स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। पहला है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है रोस्टिंग। रोस्टिंग हो गया, उसके बाद रिडक्शन में ले जाना है। रिडक्शन के बाद आएगा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में दो प्रोसेसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। Now let's understand the reduction of zinc oxide with coke through Ellingham diagram. अब तक जो हमने समझा है एलिंगम डायग्राम को, जो कर्व नीचे होती है वो अपने ऊपर वाले मेटल को इजीली रिड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पे जिंक इज ओवर हियर, ठीक है, जिंक यहाँ पे है Zn+O2, Zn+O2 वो लेयर यहाँ पे। अब ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है, यहाँ पे इसके नीचे जो हम देख सकते हैं, यहाँ पे तो कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड की स्लोप्स दिख ही नहीं रही। एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आफ्टर दिस पॉइंट, आई शुड से आफ्टर दिस पॉइंट क्या हो रहा है, जो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ये लाइन है वो नीचे आ जा रहा है जिंक के लाइन से, है कि नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड का लाइन यहाँ पे है, दिस वन, और जिंक वाला लाइन यहाँ पे है, मतलब जिंक के नीचे आया कार्बन, सो कार्बन कैन इजीली रिड्यूस इट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम एलिंगम डायग्राम व्हेन इट कम्स टू रिडक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। नाउ दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ जिंक दैट आर ऑब्टेन्ड। ये पहला है जिंक डस्ट और दूसरा है ग्रैन्युलेटेड जिंक, जो कि ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है। नाउ जिंक इज़ वेरी मच यूज्ड इन अलग अलग, चाहे बैटरीज हो गई या फिर गैल्वनाइजिंग प्रोसेसेस हो गए, काफ़ी जगहों पे जिंक काम लगता है। एंड इसकी इंपॉर्टेंस हमारे हेल्थ में, फूड, डाइट, सब जगह है।